टेक्सटुअल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। इसके कहने का मतलब है कि जो डिफ्यूजन है वो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया या दूसरे जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए जो डिफ्यूजन है वो कामयाब नहीं है। मतलब इनसफिशिएंट क्यों नहीं है? देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है डायरेक्ट ऑक्सीजन देना। मान लो कई बार यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो बॉडी का जो साइज है या मतलब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट उनको ऑक्सीजन दे दी जाती है बाहर के जो इन्वायरमेंट से। लेकिन यहाँ पर यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका जो बॉडी साइज है वो काफ़ी लार्ज है और उनका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो सारी की सारी जो सेल्स है वो भैया लाखों मिलियंस सेल हैं उनके अंदर, तो वो सारी की सारी जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग से, इसलिए जो डिफ्यूजन है वो ऑल द सेल के लिए रिक्वायरमेंट, मतलब वो रिक्वायरमेंट मीट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे डिफ्यूजन से। तो मतलब डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हर एक सेल में, हमारे लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन यूनिसेलुलर के लिए ठीक है कि उनकी एक ही सेल है, उनको बाहर वाले इन्वायरमेंट से सीधा डायरेक्ट वहाँ से ऑक्सीजन दी जा सकती है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आगे, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कि कौन से क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं कि कोई चीज़ जीवित है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बॉडी का मूवमेंट हो गया, वहाँ पे यदि ग्रोथ हो रही है, ब्रीथिंग वो कर रहा है, रिस्पायरेशन वहाँ पे हो रहा है, न्यूट्रिशन वो प्रॉपर ले रहा है, और सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर है, और रिप्रोडक्शन और डेथ वहाँ पर यदि है, ऐसे क्राइटेरिया वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए ये जीवित है या नहीं है। What are the outside raw material used for by an organism? The outside raw material are used for the flowing purpose by an living organism। मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं बाहर वाले रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के लिए। यदि बाहर से हम फूड वगैरह ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करेंगी। अलग अलग रिस्पायरेशन करने के लिए, दूसरी बात, रिस्पायरेशन से क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे अलग अलग जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, वो हम करेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, अलग अलग एसिड बनाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो रॉ मटेरियल से आएगी। कोई भी जो टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए, उनकी रिपेयर करने के लिए भी क्या है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है जो बाहर वाले इन्वायरमेंट से आएगी। क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है लाइफ को यदि हमें मेंटेन करना है, अलग अलग चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सांस ले रहे हैं वो रिस्पायरेशन है। फिर मान लो हम मतलब जो चीज़ें खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन है, फिर उसको पचा रहे हैं तो वो डाइजेशन है, बाहर निकाल रहे हैं तो उसको एक्सक्रीशन बोल रहे हैं, अपने जैसा और जीव बना रहे हैं तो उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। आगे है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब है खुद भोजन को तैयार करना, फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, खुद ही अपना, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं। हेटरोट्रोपिक के अंदर आ जाते हैं हम, जो क्या करते हैं, प्लांट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक आपने पहली क्लासों में भी पढ़ा होगा। इसके लिए क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट क्लोरोफिल ये न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। लेकिन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसके लिए कोई क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन प्लांट्स हो गए, अलग अलग बैक्टीरिया हो गए, कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर शामिल है, एनिमल्स और फंगी यहाँ पर ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडोप्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो जो चीज़ें ज़रूरी है, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और सन की एनर्जी जो क्लोरोफिल की मदद से वो लेगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है जिसकी मदद से प्लांट्स क्या है, ग्लूकोज बनाएंगे। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है बच्चों। एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर, जिसके जो pH है वो 2.0 है। वो क्या कर देता है, भोजन को एसिडिक मीडियम देता है ताकि उस पर जो एंजाइम है पेप्सिनोजेंस को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सके। इसको एक्टिव बनाने के लिए, एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और एसिड क्या करेगा, माइक्रोब्स
जो फूड के अंदर है उनको किल कर देगा। जो और तीसरा काम क्या है, भोजन को क्या बना देगा, वो सॉफ्ट बना देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम है बच्चों, अलग अलग जो भोजन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है भोजन बहुत ज़्यादा, अब उन कॉम्प्लेक्स भोजन को हमें क्या है उसके अंदर होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स अलग अलग होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको क्या है तोड़ना पड़ता है। हमारी बॉडी डायरेक्ट उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, तो उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो कौन कन्वर्ट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट करेंगे उनको। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, हमारा जो फूड है उसमें से जो एनर्जी निकालने का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। उसके अंदर विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे भोजन पास होएगा दूसरी साइड क्या है, ब्लड, मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है। उस विल्ली क्या करती है, जो भी फूड के अंदर से वो एनर्जी निकाल कर किस में ट्रांसफ़र कर देगी, ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी, तो वहाँ से हमें क्या है एनर्जी मिल जाएगी। तो इनर वॉल के अंदर ये चीज़ें होती है, विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनर वॉल के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कंप्लीट वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अगली जो चीज़ है, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो मतलब कि एक्वेटिक मतलब जलीय जो जीव होते हैं, और जो धरती पे रहने वाले जीव है वो मतलब कि ऑक्सीजन कौन उनमें से मतलब ढंग से ले सकता है, आसानी से ले सकता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर होती है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम, और ऑक्सीजन यदि कम है तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पायरेशन करना पड़ेगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की मुकाबले। दूसरी तरफ एयर के अंदर तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब जो ऑक्सीजन है वो आसानी से ले सकते हैं, तो हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन उनको दिक्कत आती है, उनकी मतलब रेट है रिस्पायरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी से उनको ऑक्सीजन निकालनी, तो काफ़ी उनको वर्क करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है। देखो एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी, अलग अलग मेथड है, 3 मेथड है यहाँ पे कि कैसे ग्लूकोज से एनर्जी को निकालें। ग्लूकोज को सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ही होता है, पायरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और प्लस एनर्जी यहाँ पर ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर, तो वो यीस्ट के अंदर होता है। यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो वहाँ पे बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, जो कि वहाँ पर यीस्ट उसको यूज कर लेगा। उसके बाद में यदि ऑक्सीजन की लैक है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है हमारे मसल सेल के अंदर, कई बार हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो वहाँ पे हमारे मसल सेल के अंदर ही ये चीज़ें होने लगती हैं। तो वो हमारे मसल सेल की होती है, उसके अंदर जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर होती है नॉर्मली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये अलग मतलब जो ग्लूकोज आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यही चीज़ें इसके अंदर में। उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा में ऑक्सीजन घुल जाती है, 3% वहाँ पे जो बची हुई ऑक्सीजन है वो इस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मतलब ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ भी कन्वर्ट मतलब उसके साथ भी डिजोल्व होकर 27% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन होके ट्रांसपोर्ट होती है। और तीसरे नंबर पे है कुछ जो बची खची है वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मतलब 7% है, वो किस में होती है, कार्बोनिक एसिड के थ्रू वो मतलब ट्रांसपोर्ट होती है। ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। लंग्स डिजाइन होते हैं, कैसे होते हैं कि वो गैसों का एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो आगे मतलब मैं बताऊंगा आपको। उसके अंदर क्या होता है, एल्वेली वगैरह होती है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने की मिलेगी उसमें।
मतलब लंग्स के अंदर क्या होते हैं आगे, मतलब ऐसी यहाँ पर क्या होती है छोटे छोटे मतलब कि एल्व्यूली बोलते हैं जिनको, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी सारे, ऊपर से एक नली आएगी, वहाँ पर आगे जाके काफ़ी वहाँ पर जो मतलब ब्लड वेसल्स है वो फैल जाएगी ऐसे। तो इससे क्या होगा, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आसानी से जो गैसेज का ट्रांसफ़र है वो एक्सचेंज है वो आसानी से वहाँ पर हो जाएगा। हार्ट है, ये पंपिंग ऑर्गन है हमारे, मतलब यहाँ से मतलब फेफड़ों से क्या आएगा, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो आएगा, फिर वो हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट क्या करेगा उसको पंप करेगा, पंप करते ही पूरे बॉडी के अंदर ये फैल जाएगा। ब्लड क्या है, देखो ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उदाहरण है। ब्लड वेसल्स, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स, वेन्स कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ से देखो लंग्स के पास आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो आर्टरी को दे देगा, आर्टरी क्या करेगी पूरे बॉडी पार्ट में उसको पहुंचा देगी, फिर ऑक्सीजन उसमें से निकाल ली, ऑक्सीजन निकाल ली तो वो हो जाएगा डू ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब क्या करेगी, वेन्स उसको कलेक्ट कर लेगी, ब्लड कैपिलरी सप्लाई एंड कलेक्ट ब्लड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग जो ब्लड कैपिलरीज है आगे आगे की बात करें, सेल्स के अंदर जो जुड़ी हुई है वहाँ पर होगी ब्लड कैपिलरीज, जो क्या करती है ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है या सप्लाई करने का काम करती है। लिफ ये भी अलग एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो इंटरेस्टियल सप्रेसिस एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये क्या है, जो भी मतलब कचरा है ब्लड के अंदर कुछ भी, मतलब कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मतलब कि वहाँ से निकालने का काम करती है। वह इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना क्यों ज़रूरी है। एक्टिव एनिमल्स है, लॉट ऑफ एनर्जी वहाँ पे होगी, फॉर गेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दे रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन बी पॉसिबल इफ़ ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल जो मैमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको भैया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, यदि दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए उनको, मतलब आगे मतलब लाइफ मतलब कुछ भी एक्टिव रहने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट अमाउंट में उनको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड वो अलग होना चाहिए। इसलिए हमारे जो लंग्स के अंदर, लंग्स नहीं हार्ट के अंदर क्या है, 4 चैम्बर है अलग अलग, मतलब एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, बीच में एक क्या होगी, दीवार होगी जो उसको अलग कर देगी। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वो काफ़ी ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर जो फूड मिनरल वगैरह है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करेगा, फूड वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके आएगा और पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में प्लांट्स के वो दे देगा उनको। फ्लोएम है, फ्लोएम का मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो हमारे मतलब पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो मतलब भोजन बना है, फूड तैयार हुआ है, ग्लूकोज तैयार हुआ है, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर उनको पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम टिश्यू का है। वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर वेसल्स होती है, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम टिश्यू वो काम करेगा, आपको पता है। तो एक कनेक्टिव कंटिन्यूस सिस्टम चैनल बना हुआ है एक पूरे प्लांट्स के अंदर। रूट्स क्या करती है, पानी वो नीचे से लेगा रूट से, रूट्स क्या करेगा, रूट्स के अंदर होता है कंसंट्रेशन का डिफरेंस, यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, तो उससे क्या होगा, एक साइड होगा हाई कंसंट्रेशन, दूसरी साइड लो कंसंट्रेशन, तो उससे एक प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर से क्या होगा, जो पानी है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मतलब अपवर्ड मतलब पुश होएगा, उसके मदद से क्या है, वाटर और मिनरल्स मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होएगा, फूड क्या होगा, सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स होता है, मतलब यहाँ पर पत्तों के अंदर बनेगा वो, और अब उस पत्तों के अंदर जो भोजन बना है वो कहाँ कहाँ पहुँचाना है, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, और कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम टिश्यू।
एक्टिव प्रोसेस है ये काफ़ी, जिसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी भैया एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं होगा। एटीपी की से एनर्जी लेंगे। एंडोनोस्टाई ट्राइफॉस्फेट फूड लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट, मतलब सुक्रोज एक मतलब कि ग्लूकोज का ही रूप है। ये मतलब स्टोर्ड जो फूड है उसको बोलेंगे सुक्रोज। ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी से एनर्जी लेगा, उसकी मदद से क्या है फूड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, तो मतलब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण क्या होता है, वाटर है मूव करना स्टार्ट हो जाता है और वाटर के अंदर ही फूड को मतलब डिजोल्व होता है। Then this food moves under concentration and pressure gradient to the parts of the plant which need it, मतलब जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगी, तो वो फूड क्या है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हमें बतानी है। नेफ्रॉन क्या चीज़ होती है, मतलब ब्लड को हमें अब प्योर करना है, उसके अंदर जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना है, जैसे मतलब अलग अलग आयंस है, यूरिन वगैरह है वो निकालने हैं। तो वहाँ पर वो काम करेगा एक ऑर्गन किडनी, और किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी मिलियन नेफ्रॉन्स हैं जो ये काम करेगा, मतलब ब्लड को साफ़ करने का काम करेगी वो। और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ईच नेफ्रॉन इज़ हैविंग ए कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बोमेन कैप्सूल, मतलब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर होता है मतलब ऊपर से क्या आता है, ब्लड आता है जो प्योर नहीं है, ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसको, यहाँ पर गुच्छेदार स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर मतलब काफ़ी प्रेशर से ये जो नलियाँ हैं आगे जो बहुत छोटी हो जाती है, इससे क्या होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब वहाँ से छन जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो प्योर मतलब जो इम्प्योर चीज़ें हैं वो इधर चली जाती हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं, पीसीटी उसको बोलते हैं, इसके अंदर चला जाता है वेस्ट। और जो बाकी का जो प्योर ब्लड है वो इधर ये छोटी छोटी नलियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर चला जाता है। यहाँ से मतलब ब्लड है, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाते हैं, वो क्या है इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देखो इधर ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ये ऐसे ये यू शेप का होगा, उसको हैंडल लूप बोलेंगे। तो ये इधर होता यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन वगैरह है, सोडियम आयंस वगैरह, ये इधर नीचे मतलब निकाल दिए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे चले जाते हैं वो। और ये नलियाँ जो आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है वाटर वगैरह है या मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मतलब यहाँ पे मिक्स हो जाती है, मतलब फिर दोबारा से इसको क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन नलियों के द्वारा, मतलब नलियों के द्वारा। तो यही चीज़ है, मतलब कहने का इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ब्लड यहाँ से आया, प्योर ब्लड यहाँ से आया, एक मिनट रुको, प्योर ब्लड यहाँ से आया और ये क्या करेगा, यहाँ से ग्लोमेरुलस क्या करेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब संकरा है ये और काफ़ी यहाँ पे गुच्छेदार स्ट्रक्चर है ये। इससे क्या होगा, जो ब्लड्स है काफ़ी प्रेशर से इसके अंदर गुजरेगा तो वहाँ से वो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे और ब्लड क्या है इधर से इन नलियों से चला जाएगा। उसके बाद जो भी वेस्ट है इस मतलब पीसीटी के अंदर घुस जाएगा। और बाकी की जो मतलब मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब ऐसी वाटर वगैरह है या ग्लूकोज वगैरह है, इसमें मतलब चली गई है तो दोबारा से इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कई बार हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो दोबारा से इसको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस इंक्लोज इन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लीड्स इनटू कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यू शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एज लूप ऑफ हेनले का जो लूप है इसको बोलेंगे। ये जो पीसीटी डीसीटी है सारी कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएगी, मतलब जो वेस्ट है यहाँ से निकल जाएगा सारा का सारा जो वेस्ट है। रेनल आर्टरी होती है वो ब्लड को लेके आएगी ग्लोमेरुलस में, बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है जो कि ब्लड को वहाँ पर फ़िल्टर कर लिया जाता है। जो फ़िल्टर
कंटेन लॉट ऑफ वाटर होता है इसके अंदर, या कुछ आयंस होते हैं, मिनरल्स आए तो आयंस होते हैं, कुछ ग्लूकोज शुगर वगैरह होती है, और मेनली यहाँ पर क्या होता है, यूरिया होती है, और जो कि मतलब वहाँ पे छन जाती है। और मान लो कि एज ए फिल्टर रेट पासिस थ्रू पीसीटी लूप एनले डीएसटी दो यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक। मैंने बोल दिया कि जो भी चीज़ें हैं मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है, एक्सेस ऑफ वाटर हो गया या कुछ भी हो गया, उसको मतलब कि रीअब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है। बाकी का जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब यूरिया हो गया, अदर वेस्ट हो गया, और कुछ बहुत सारा वाटर हो गया, वो अलग यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे मतलब वो निकालते हैं, जैसे CO2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज़ नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो वहाँ से जो CO2 है वो तो नहीं है, तो उसको फोटोसिंथेसिस से यूज कर लेंगे। लेकिन जो एक्सेस ऑफ O2 है वो प्रोड्यूस बाय द प्लांट ड्यूरिंग डे इट्स टाइम इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब O2 वो निकालते हैं, वो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो निकाल दिया उसको। कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़रूरी है उसको रख लिया जाएगा। ड्यूरिंग नाइट O2 इज़ ए नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट बट CO2 इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट। उसके नाइट के टाइम यदि देखें तो O2 क्या ऑक्सीजन है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तभी तो कहते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर को भी ट्रांसपायरेशन हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है ट्रांसपायरेशन का, उसके अंदर क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। उससे क्या होता है, धीरे धीरे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं इसको। गम्स वगैरह है, रेसिन्स है, वो भी क्या है, उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अलग अलग मतलब आल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल, मतलब आसपास जो सोइल होती है उसमें भी वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्रिएट कर जाते हैं, कुछ वेस्ट है उनको। रेगुलेट कैसे करते हैं अमाउंट ऑफ यूरिन को, देखो हॉट समर डे में द बॉडी प्रिपेयर्स ए लॉट ऑफ वाटर थ्रू जनरल, मतलब हमारे बॉडी क्या होती है, बहुत सारा पानी पीते हैं हम। उससे क्या होता है, क्यों होता है ये सब कुछ, क्योंकि बहुत सारा वाटर है वो लॉस हो जाता है। इट नेसेसिटेट टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ यूरिन सो एज टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी। तो उससे क्या होता है, जो यूरिन है वो कम बनता है। क्यों, क्योंकि पानी की ज़रूरत बॉडी को बहुत सारी है। अब यदि देखो यहाँ पर देखो, एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पर पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यदि हमें मान लो हमारी बॉडी को बहुत सारा पानी की ज़रूरत है, उस टाइम क्या है, बॉडी यहाँ पर ये मतलब जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो मतलब इधर कलेक्टिंग डक्ट में वो नहीं आएगा। लेकिन विंटर सीजन में आप देखोगे तो पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर मतलब किया जाएगा वहाँ पर, तो वो जो सारा का सारा वाटर है वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, तो यूरिन ज़्यादा बनेगा। लेकिन गर्मियों में यूरिन कम बनता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो वाटर का ऑब्जर्वेशन है वो जहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन थे सारे।